चलिए, पहला जो आपका न्यूज में रहा, जैसे कि हमारे पीएम जो है पहले अमेरिका की यात्रा पे गए थे। और अब उसके बाद जो है ये आपके कहाँ पर इजिप्ट की जो यात्रा है उस पे गए हैं। और वहाँ पर जो इनको मिला है हाईएस्ट ऑनर जो होता है वहाँ का इजिप्ट का। जैसे कि हमारा जो हाईएस्ट ऑनर है वो क्या है, भारत रत्न है। ठीक है। जैसे हमारा भारत रत्न है, बिल्कुल उसी तरीके का एक सिविलियन हाईएस्ट ऑनर जो है वो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो आपके पीएम मोदी को दिया गया है। ठीक। और हमारे यहाँ भी जो है भारत रत्न जो है अब तक दो बार ऐसा हुआ है कि हमने फॉरेनर्स को दिया है। ठीक है। एक तो खान अब्दुल गफूर खान पाकिस्तान के थे, उनको हमने भारत रत्न दिया था। और दूसरे आपके नेल्सन मंडेला जो है उनको भी हम लोग भारत रत्न दे चुके हैं। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन कई बार होता है कि जो आपकी वो थी, क्या कहते हैं, कलकत्ता में जो सिस्टर थी, उनका नाम भूल रहा हूँ। असल में उन्होंने मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ने क्या किया था कि 1948 में जो है इंडिया की जो सिटीजनशिप थी वो ले ली थी। इसलिए उनको छोड़कर सिर्फ दो ही ऐसे फॉरेनर थे जिनको हम लोगों ने क्या दिया है, भारत रत्न दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये चार जो आपके एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ये अभी प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो इसमें भी हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है। दूसरा, आपके 2 दिन की न्यूज में क्या रहा, a new regime, India must keep an eye on adverse reaction from new drugs and vaccine। तो अभी क्या हुआ है कि एक नई ड्रग लॉन्च हुई है, उसको बूस्टर ड्रग नाम दे रहे हैं ये लोग। और उसको आपके जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको क्लियर भी कर दिया है। ठीक है। और ये जो ड्रग आपकी जो वैक्सीन है, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बेस्ड कोविड 19 है आपकी, जो कि पूना बेस्ड जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर के, एक तो ये बन सकते हैं कि जो ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होती है, कोविड 19 नहीं, कोई भी जो कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होती है, ये आपकी फंक्शन कैसे करती है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, एक इसका डिटेल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। खास तौर पे जो मैंने उस दिन जो शुरू में बताया था कि जो आपके लगभग 15-20 क्वेश्चन जो आपके साइंस से आते हैं, जो कि आईएफएस एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है कि उसको कर लेंगे, बाकी तो फिर 52 क्वेश्चन में भी नाम आ जाता है। तो ये एक असाइनमेंट के तौर पे इसको रखना संदीप, कि जो ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है इसको डेवलप कैसे करते हैं और ये काम कैसे करती है, दो चीजों को इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है। और यहाँ से दोबारा से जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है कि लिस्ट ऑफ कोविड वैक्सीन और उनकी कंपनियों के नाम। ठीक है। मतलब ऐसा तैयार करना टेबल, लिस्ट ऑफ कोविड वैक्सीन जो इंडिया में आपकी परमिटेबल कर दी गई है। ठीक है, कोविड वैक्सीन हो गई। और नेक्स्ट कॉलम में उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका नाम हो गया। अगर मैं इस हफ्ते दे पाया तो मैं ही खुद बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो लेकिन आप लोग अपने एंड से कर सकते हो, कर लेना 1-2 दिन में। तो लिस्ट ऑफ कोविड वैक्सीन और उनके कंपनीज का नाम, और साथ ही साथ थर्ड कैटेगरी में आपका क्या आएगा कि वो वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है। मैसेंजर आरएनए बेस्ड है या आपके प्लाज्मोडियम जो है, सॉरी, प्लाज्मिड वाले पे बेस्ड है, उस तरीके से। अच्छा, दूसरा आपका ये रहा कि मेघालय जो है आपकी, वहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या किया है, अपोज किया है। अब देखो इस खबर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि पॉलिटी में आपका किस आर्टिकल में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है, तो आप टिक करके आएंगे आर्टिकल 44। ठीक है। और डीपीएस, ये जो आर्टिकल 44 है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। इसकी एक खास बात यह है कि इस आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जितनी भी बातें आपकी लिखी हुई है वो कोर्ट से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट चले जाएं और ये कह दें कि इसको इंप्लीमेंट करो। ये नॉन जुडिशियल इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। तो 36 से 51 के अंदर ही आपका 44 आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा कि जितने भी आपके जो फैमिली लॉ होंगे, ठीक है, जितने भी आपके फैमिली लॉ होंगे, या जिनको हम लोग एक और भाषा यूज करते हैं सिविल लॉ। ठीक है। ये भाषा यूज करते हैं हम लोग कई बार, सिविल लॉ होते हैं। तो जितने भी आपके फैमिली लॉ, या इसका दूसरा एक सिनोनियम आप यूज कर सकते हैं सिविल लॉ,
वो सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे। अभी के अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि हिंदू लॉ अलग है और आपका मुस्लिम लॉ अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया, डाइवोर्स का केस हो गया आपका, क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रंस हो गए, या उनकी कस्टडी लेना आपका हो गया। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब जगह क्या होगा, एक जैसा होगा। यानी कि शादी जैसे बोलते हैं कि एक ही शादी कर सकते हैं, तलाक जो है उसका एक प्रोसीजर है, उसी के तहत तलाक कर सकते हैं। तो अब यहां से दूसरा पार्ट बनता है क्वेश्चन का कि गारो खासी जयंतिया, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या है, ट्राइबल ट्राइब्स हैं आपकी, जो कि मेघालय के एक बहुत बड़े हिस्से में रहती है। गारो खासी जयंतिया हिल्स है, उन्हीं में ये गारो ट्राइब हो गई, खासी ट्राइब हो गई और जयंतिया ट्राइब हो गई, ठीक है। वहां पर ये आपकी रहती है। अब इसका दूसरा पार्ट अगर मैं बोलूं, जो जो एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा पार्ट तो पढ़ लिया, तीसरा पार्ट ये है कि जो ये गारो खासी जयंतिया जो ट्राइबल पीपल आपके रहते हैं मेघालय में, इनको हमने अंडर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस दे रखा है, स्पेशल राइट्स दे रखे हैं। और वो किसके अंडर में दे रखे हैं, तो टिक करके आना शेड्यूल 6 में। अभी थोड़ा सा आगे बता दूंगा मैं क्या है शेड्यूल 6 पे। भाई देखो, हमारे यहाँ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा इस वाली स्लाइड को। अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, शेड्यूल 6। और ये आर्टिकल जरूर रट्टा मार लेना, शेड्यूल 6 का किससे रिलेशन है, आर्टिकल 244 पैरा 2 से और आर्टिकल 275 पैरा 1 से, ठीक है संदीप। इस तरीके से वो लिंक करने को बोलते हैं। अब अगर आप देखो तो शेड्यूल 6 में आपका आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 4 स्टेटों में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं, तो यानी कि एक तो रट्टा एप्लीकेशन करना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि शेड्यूल 6 में टोटल कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12। ये याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए याद रखते जाओ। तो टोटल शेड्यूल कितने हमारे यहाँ, 12 हैं। उस 12 में से शेड्यूल 6 में इन 4 स्टेटों में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल क्या दे रखी है, एक तरीके की अटेंशन दे रखी है, ठीक है। और ये जो न्यूज में रहा, इसमें ये गारो खासी जयंतिया के लोग हैं यही कह रहे हैं कि जब शेड्यूल 6 में हमको स्पेशल स्टेटस दे रखा है, स्पेशल हमको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाने का अधिकार दे रखा है, तो ये जो यूसीसी है ये हमारे ऊपर ना लागू किया जाए। क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में, मैं एक सिंपल बात बताऊं तो, कि गारो खासी जयंतिया में वहां पर भी क्या होता है, 3-3 या 4-4 शादी अलाउड होती है। एक साथ आप 3 शादी या 4 शादी कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। और वहां पर भी जो डाइवोर्स का तरीका है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो वो लोग यही चाह रहे हैं कि उनका डिमांड ये है कि भाई यूसीसी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट ना हो। अब आप देखिए, इस तरीके से करते करते मुझे लगता है कि यूसीसी कभी इम्प्लीमेंट हो भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने वो आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आर्टिकल 271 ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके हमने सब पैरा कर रखे हैं। किसी में हमने नागालैंड को रखा है, किसी में हमने अरुणाचल प्रदेश को रखा है, किसी में हमने सिक्किम को रखा है। तो इस तरीके से हमने हर एक स्टेटों को कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स दे रखे हैं। तो अगर एक स्टेट में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि अब मेघालय के लोग, ये ट्राइबल पीपल अड़ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ यूसीसी इम्प्लीमेंट मत करो, तो मुझे लगता है कि बाकी के स्टेट के लोग भी क्या करेंगे, इसको हल्ला मचाना शुरू करेंगे। अब देखिए, अगले साल के लिए 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए आप ये मान के चलो कि यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में आ सकता है। दूसरा, इसी से हमें शेड्यूल 5, ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा आपको ये। शेड्यूल 5 में क्या क्या कंटेंट है वो यहाँ पर पूरा दे रखा है। जहाँ पे अटकोगे मुझसे पूछ लेना कि वहाँ पे एक अलग से ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने की परमिशन होती है, इसको पढ़ लेना, जहाँ अटकोगे मुझसे पूछ लेना। और ऐसे ही शेड्यूल 6 का भी मैंने ये डिटेल बना रखा है, जहां पे अटकोगे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके अगले साल पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज का हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रहा है। यहीं पे अगर आप देखो, ये वर्ड आप देख रहे होगे, हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे। इसके भी अगर मैंने पहले नोट्स बना दिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सब उसमें टेक्स्ट की फॉर्म मेरे हाथ के लिखे हैं तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। अब उसको मैं धीरे धीरे डिजिटल कर रहा हूँ तो मैं शेयर करता जाऊंगा। तो इसको, लेकिन तब तक अगर आप, मैं नहीं कर पाया तो आप लोग कर लेना 1-2 दिन में, इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, हिल
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहोगे, ये जो आपके गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है काउंसिल, और ऐसे ही जैंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन दोनों ने भी क्या किया है, इस यूसीसी का अपोज किया कि भाई हमारे यहाँ तो उसको इम्प्लीमेंट ना किया गया। ठीक है, तो देखो हमें एक न्यूज से 3-4 चीजें मिल गई, कंटेंट जो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी आ सकता है या हमारे मेंस के लिए भी आ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका न्यूज में रहा ये विक्रम प्रज्ञान टू रिटर्न फॉर अनदर विद द मून। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो चंद्रयान 3 है उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और मे बी पॉसिबल कि इस ईयर के लास्ट में या अगले ईयर तक जो है वो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन बन सकते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 इनका थोड़ा सा डिटेल पता कर लेना। ठीक है, इसको असाइनमेंट में लिख लो, अपने डिटेल्स पता कर लेना कि चंद्रयान 1 को कौन सा रॉकेट लेके गया था, चंद्रयान 2 को कौन सा रॉकेट लेके गया था, और दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऑब्जेक्टिव तो थे कि चांद तक पहुंचना है, नो डाउट, बट इसके स्पेसिफिक इसके अलावा भी क्या थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। उसको एक बार संदीप सोनाली देख लेना, चंद्रयान 1 को और चंद्रयान 2 को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने चंद्रयान 1 में जो है वो फ्लैग भेजा था, तो जितना मैं गलत नहीं है उसके बाद करेक्ट कर लेना, कि जितना मुझे भी याद आ रहा है कि इस समय मून पे 6 या 7 कंट्रियों के ही फ्लैग है। जैसे अमेरिका का है, रशिया का है, हमारा है, इंडिया का है, जापान का है, और जितना मुझे याद आ रहा है शायद यूरोपियन स्पेस एजेंसी उनका भी फ्लैग है। तो 6 या 7 का ही वहां पे क्या है, फ्लैग है। आउट ऑफ, अब सोचो 200 के ऊपर कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, जो कि यूएन में तो खाली 194 ही कंट्री रजिस्टर्ड है, लेकिन अप्रोक्स कहते हैं 200 के ऊपर कंट्रीज हैं, उनमें से सिर्फ 6 कंट्रियों का ही फ्लैग है। और अगर आप देखो तो ये आउट ऑफ 6 में से हमारी जो कैटेगरी है वो इंडिया की, वो किस में अंदर आती है, डेवलपिंग कंट्री में आती है। जबकि बाकी के जो ये 5 देश हैं, या जो 6 देश हैं, 5 मान के चलो, ये 5 देश हैं, अमेरिका, रशिया, जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब के सब आपके डेवलप्ड नेशन है, और हम ऐसी एक डेवलपिंग कंट्री है जिसने इनको टक्कर दे रखी। अब बात करें तो ये दोनों असाइनमेंट कर लेना। ठीक है सोनाली, संदीप, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 का डिटेल्स, रॉकेट और उनके ऑब्जेक्टिव और ईयर, किस साल छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 का जितने मुझे याद आ रहा है 2008 में छोड़ा गया था, और चंद्रयान 2 जो है आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 22 जुलाई 2019। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा, ये अगर मैं बोलूं कि आपके मेंस के लिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो मेंस पे ये बन सकता है, जो मैं पिछले पेपर देख रहा था आप लोग के मेंस के पेपर, उसमें ये था कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द इसरो इन द फील्ड ऑफ द व्हाट डिस्टेंस फ्लाइट्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसके सब पार्ट बहुत सारे बने है ना। चलिए खैर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, गवर्नमेंट रिमेन साइलेंट ऑन कोलिजियम सेशन ऑन अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट। अब देखो यहाँ से ये जो न्यूज है वो किसको लिंक करती है, पॉलिटी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये वो न्यूज है जो आपके प्रीलिम्स प्लस आपके मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं होलसम में इस न्यूज का वो बनाऊं कि ये जो कोलिजियम है, जो कि कोलिजियम क्या होता है, 1+4 होता है, बता दूंगा आगे, मैंने बना रखा है। 1+4 का एक स्ट्रक्चर होता है। तो कोलिजियम ने कुछ नाम भेजे आपके गवर्नमेंट को कि भाई इनका अपॉइंटमेंट कहाँ कर दो, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड कुछ का नाम भेजा एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और गवर्नमेंट अभी तक शांत है। ठीक है, पहली चीज। तो यहां से पहला एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाता है आपको कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है हाई कोर्ट में और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन करता है, करते प्रेसिडेंट है, पर उनके लिए नाम कौन रिकमेंड करता है, ये कोलिजियम करता है। अब ये कोलिजियम है क्या, तो यहां से अगर आप देखें कोलिजियम के बारे में थोड़ा सा बना रखा है मैंने, इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। देखो ट्रांसफर भी करते हैं यही लोग, जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये चीज जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो कि कोलिजियम जो है वो पार्लियामेंट का किया हुआ पास नहीं है, और ना ही कोलिजियम के बारे में किसी आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये खुद आपके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दे के ये कोलिजियम सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर आप देखो द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय, अब यहाँ देखो ये क्या बताया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कि कोलिजियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और प्लस उसमें कौन होते हैं, 4 अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि कभी एग्जाम में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, तो आपको बस ध्यान रखना है सीजीआई है और प्लस आपके 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे वो उसके अंदर, यानी कि 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अपनी रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट फिर प्रेसिडेंट को बोलती है और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, फिर अगर आप देखो अगली लाइन में, हाई कोर्ट, भाई हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कोलिजियम इज, यानी कि हर हाई कोर्ट में भी कोलिजियम होता है, लेड बाय इनकम्पिटेंट चीफ जस्टिस, जो भी उस हाई कोर्ट के जज होंगे, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एंड 2 सीनियर जजेस। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे कहाँ, उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर भी जो कोलिजियम होगा नैनीताल हाई कोर्ट का वो 1+2 का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम का स्ट्रक्चर 1+4 है और हाई कोर्ट के कोलिजियम का स्ट्रक्चर जो है वो 1+2 है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, हाई कोर्ट के जो जजेस, जो कोलिजियम होता है, हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है, किसी को पता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उससे नीचे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है, टॉप पे ये हुआ 3, उससे नीचे क्या होगा, दोनों में से किसी को, The district first had session हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद आपका सेशन कोर्ट। court. यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट के जो कोलिजियम होता है वो जो किसको रिकमेंड करेंगे, सरकार को रिकमेंड करेंगे और फिर इनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कोलिजियम का है। यही चीज मेंस में भी आ सकती है कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजियम हैज बीन डेवलप्ड। ध्यान रखना, इसको मैं अभी यहाँ ले नहीं रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। 3 आपके केसेस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद ये कोलिजियम का कॉन्सेप्ट सबके सामने आया। तो क्या होगा अगर मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए आपके, आईएफएस के मेंस में आ जाए, सिविल सर्विसेज के मेंस में आ जाए, तो आपको तीनों केसेस को लिखना होगा, उनके डेट और ईयर आपको लिखने होंगे, उनके आउटकम लिखने होंगे, तब जाके आपको एग्जामिनर जो है भाई 10 में से 6 या 7 नंबर देगा, ऐसे नहीं मिल जाते नंबर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा फिर अगला जैसे आप देख रहे हो, न्यू एआरटी रेगुलेशन पुश अप कॉस्ट फॉर ट्रीटमेंट, लिमिट कंसेप्शन अपॉर्चुनिटीज। तो ये एआरटी अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, एआरटी। ठीक है, अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो ये आपकी क्या है, जो आपके क्या होते हैं, आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये उसको लेकर है। तो आईवीएफ में हमें पता है कि क्या होता है, या तो स्पर्म डोनेट होता है और या तो जो एग होता है या ओसाइटस उसको हम लोग बोलते हैं वो डेवलप होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि स्पर्म डोनेट होता है या आपका ओसाइटस, ये टेक्निकल लैंग्वेज है ओसाइटस, जबकि आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, एग आपका क्या होता है, डोनेट होता है। तो स्पर्म जो है वो मेल से आ गया और ओसाइटस या एग जो है वो फीमेल से आ गया। ठीक है, तो अभी तक जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। जो भी आपके क्या कहते हैं कपल हैं, अगर मान लो उनके बेबी नहीं हो रहा है तो वो कहाँ, आईवीएफ सेंटर जाते थे। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों में ही कुछ ना कुछ मेडिकली क्या है, कमी है आपकी, तो उसमें क्या होता था कि जो डोनर स्पर्म्स होते थे उससे फर्टिलाइजेशन करा के जो है बच्चे पैदा किए जाते थे। अभी यहाँ पर ये बड़ा स्ट्रिक्ट नियम कर दिए कि जो डोनर आपके होंगे वो एक ही बार खाली स्पर्म अपना डोनेट कर सकते हैं, और जो आपके फीमेल अगर कोई एग डोनेट कर रही है तो सिर्फ वो एक ही बार डोनेट कर सकती है, और वो मैरिजेस मतलब वो शादीशुदा होनी चाहिए तभी वो डोनेट कर सकती है, अनमैरिड को डोनेट करना मना है। इसके पीछे ये रीजन था, आप लोगों ने वो सुना था क्या कहते हैं, एक गुजरात में सबसे ज्यादा होता था, मैं उसका वर्ड बोल रहा हूँ, सैरोगेसी। दोनों ने ये वर्ड सुना है, सैरोगेसी। Yes, sir. एक टाइम पे इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में सैरोगेसी का हेड बन गया था, और इसको लोगों ने बिजनेस बना लिया था। मतलब जो फीमेल्स थी, उन्होंने, अनमैरिड फीमेल्स थी, उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया था, और 21 साल से उन्होंने सरोगेसी होना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक हालात होते थे कि वो हर साल सरोगेट होती थी, और लगभग 30 साल तक, यानी कि 10 साल तक वो एक तरीके की मशीन बन गई थी। तो भाई सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया कि सरोगेसी ऐसे अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही बार सरोगेसी कर सकते हैं, तो मतलब बिजनेस को रोकने के लिए, मतलब इलीगल जो वो थी। अब यहां से आपके एग्जाम में थोड़ा सा एआरटी का लेके बन सकता है, इसके क्या फीचर्स। तो ये जो आपका आर्टिकल है इसमें फीचर्स दे रखे हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है, आपको खाली इतना ही पढ़ना है। नेट पे सर्च करने जाओगे तो बहुत डिटेल में दे रखा है, हमें सिर्फ
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो क्या लगाई गई है, स्पम्स कैसे होते हैं, ओसाइटस क्या होता है, बस इतना। तो यहाँ से हमें मेडिकल के टर्म्स 3-4 पढ़ लेने, हमारा काम हो गया, साइंस का भी हो गया और करंट अफेयर्स का भी। ठीक है, तो ART को हमने एक बार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बस इसमें नहीं था हमारा आज का, 2 दिन का इतने था, और कुछ इतना मुझे इंपॉर्टेंट मिला नहीं। चलो भाई, अब हम लोग जो है बायो शुरू करेंगे। और बायो में हम लोगों ने सोनाली वो कर लिया था, कॉर्डेटा कर लिया था, नहीं सॉरी, वर्टिब्रेट कर लिया था ना हम लोगों ने। संदीप तो नहीं थे, वर्टिब्रेट तो कर लिया था ना। ये सर एव्स तक हो गया है। नहीं, कहा लास्ट क्या कराया था मैंने। सर एवीज कराया था, बर्ड्स का। अच्छा, अभी वो नहीं हुआ था हमारा, एक मिनट रुको, एवीस, एक मिनट। ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड यही थी, एमनियोनिक कोरियोनिक इलेक्ट्रॉनिक योग सैक। यस सर। संदीप वो मुझे एक बार मैसेज कर देना उसमें ना टेलीग्राम पे, क्योंकि बार बार वो खो जाता है। मैं आपको पिछले लेक्चर भेज दूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा वो देख लेना बेस वाले, वरना ऐसा ओके समझ में ओके नहीं सर। आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि देखो आईएफएस में हम सब जानते हैं कि जो आपके लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा आते हैं साइंस के, ये तो आप मान के चलो, पेपर उठा के देख लो, कभी वो फिजिक्स के नहीं होते हाई लेवल के, ना तो केमिस्ट्री के होते हैं। वो सिर्फ 2 ही जगहों से पूछते हैं, या तो वो बायोलॉजी के हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे 15 क्वेश्चन, और या तो वो कहाँ से पूछेंगे, इन्वायरमेंट से। इसलिए क्या है कि जो मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा सेटबैक है, यूपीएससी ऐसे पूछता भी नहीं है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आखिरी, संदीप और सोनाली वो करने जा रहे हैं, आपका मैमल्स करने जा रहे हैं। संदीप वो शुरू में थे आप, बिल्कुल जब मैंने बताया था कि कितने क्लास होते हैं नॉन वर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट में, उस समय थे आप, क्लास दी थी वाली। सर नहीं सर, वो वाली नहीं ली थी सर। अरे तो वही ना, बेस सही आपका। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग नया शुरू करेंगे, तो ये सारे मैं लेक्चर भेज दूंगा, प्लीज इसको देख लेना टाइम निकाल के, एक बार में तो नहीं देख पाओगे। और सोनाली आपने कल एग्जाम नहीं दिया था ना मेरे ख्याल से, नहीं सर। टाइम नहीं मिला। सर मेरे पे दिखा नहीं रहा था अपलोड कोई एग्जाम। अरे नहीं, मैंने तो सब उसी बैच में हो, चारों के चारों। संदीप आपको आया था मैसेज। सर मुझे कोई मैसेज नहीं आया है। सर मैसेज आया था सर, उस समय सर मैं थोड़ा बिजी था सर, मैसेज आया था मेरे को। अच्छा, नहीं वजह नहीं, सर मैंने बाद में चेक किया है, मेरा वो एग्जाम चल रहा था वो उस तो कोई समय। बात नहीं, वो तो GSI का बड़ा लेट एग्जाम हो रहा है मीन्स। हाँ सर, 24-25 सर, अभी तो प्रीलिम्स तो हो गया था सर, 24-25 को हुआ है एग्जाम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्रीलियम्स का मेरे भी काफी, GSI के जो मुझसे GS पढ़ते हैं वो सबका निकला था। तो मुझे लगा कि क्योंकि फिर उसके बाद वो GS पढ़ते नहीं है, आपके मेंस में तो GS होता नहीं है, यस तो सर। मुझे लगा कि उनका हो गया होगा मेंस, बड़ा लेट करा रहे हैं मेंस इस बार, मुझे लगा हाँ हो गया सर। होगा। अच्छा, चलो खैर। तो सोनाली आप बोल रहे हो आपको मैसेज भी नहीं आया ना। नहीं सर, मुझे कोई मैं मैसेज एक नहीं बार आया। जो टेक्निकली देखता हूँ, फिर से आज फिर से मैं अपलोड करूंगा, मुझे बताना कि मैसेज आया कि नहीं आया। क्लास के बाद ठीक अपलोड है। करूंगा कि क्यों नहीं आ रहा ठीक है मैसेज सर। आपको। ठीक है, चलो भाई, यस। मैमल्स हम लोग करते हैं। तो संदीप ये सामने आप देख रहे हो, ये सारे के सारे हमारे क्या है, मैमल्स। ठीक है, वो बात अलग है कि फर्दर जो है इनको सब कैटेगरी में बांटा गया है। अब आप देख रहे हो ये वर्ड, देख रहे हो ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका क्लास जो है वो क्या है, मैमल है। इसको लिख लो दोनों लोग, ऊपर लिखो क्लास ऐसे करके, क्लास, और उसके आगे एरो बना दो मैमल, उसके आगे बना दो मैमल। ठीक है, क्लास और मैमल। अब जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में दिखाया था कि हमारे यहाँ क्या होता है, संदीप, सबसे ऊपर क्या होता है, फाइलम होता है, शायद ये पढ़ा होगा अभी। फिर उसके बाद सब फाइलम होता है, फिर क्या होता है, क्लास होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्या होता है, सब क्लास होता है, और उसके बाद ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के बाद क्या होता है, जीनस, और उसके बाद स्पीसीज। बायो में इस तरीके से हम लोग बांटते हैं संदीप, सुनानी, ये शायद कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको याद रखना है कि मैमल जो है वो किस उसमें रखा गया है, मतलब ये हम लोग जो है हमारा क्लास कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है मैमल, हम लोग मतलब अभी हम मैं खाली ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ। वो पूछेगा हम ह्यूमन बींग का क्लास कौन सा है, तो आप टिक करना मैमल है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। और अगर वो पूछेगा कि हम ह्यूमन बींग का ऑर्डर कौन सा है, तो पहले ऊपर क्लास आप लोगों ने लिख दिया होगा, क्लास लिख दो और उसके आगे लिख दो मैमल। ठीक है, अब वो अगला पूछेगा कि हमारा ऑर्डर कौन सा है, हम ह्यूमन बींग का ऑर्डर कौन सा है। तो क्या आपको यहां से कहीं ऑर्डर दिख रहा है हमारा, कोई जानवर ऐसा है
देखो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, ये ऑर्डर है, ये पढ़ने में आ रहा है ऑर्डर क्या लिखा हुआ है संदीप? ये जो मैंने एरो बना के कर रखा है। हाँ ये सर। क्लोरोपेट्रा, हाँ कीरोपेट्रा। हाँ ठीक, सोनाली क्या है, प्रोनाउंस क्या करेंगे? CHI है ये। क्लोरो क्लोरोप्ट्रा। हाँ सर वही। ठीक है, तो अगर आप मुझे बता लो, आप दोनों में से कोई सर्च कर सकता है हम लोग का, इंसानों का ऑर्डर कौन सा है इसमें से? हाँ है सर प्राइमेट है। प्राइमेट है, ठीक है। संदीप ये रहा प्राइमेट, ये। अब देखिए इसमें यस। अगर अगर आप देखें इस हमारे यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर कौन सा है, भाई टिक करके आ गया प्राइमेट। तो अगर आप देखें प्राइमेट में क्या क्या है, एप्स हमारे साथ रखे गए हैं, मंकी को हमारे साथ रखा गया है, लेमॉर्स को हमारे या लीमर्स को हमारे साथ रखा गया और ह्यूमंस को हमारे साथ रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, कुछ नहीं करना आपको, एक तरफ जहां ऑर्डर लिखा हुआ है और दूसरी जो प्राइमेट लिखा हुआ, उसके बाद एक एरो बना के उसके एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो आप, ऑर्डर लिखना, उसके नीचे एरो बना के लिख दो प्राइमेट जैसे इसमें लिखा हुआ है, और प्राइमेट के नीचे एरो बना के एग्जाम्पल करके ये सारे नाम लिख दो। एप्स हो गया, मंकी हो गया, लिमोर्स हो गया, ह्यूमंस हो गया। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि एप्स किस ऑर्डर में आता है, तो भाई प्राइमेट टिक करके आ गया, मंकी किस में आता है ऐसे करके। ऐसे ही आपसे पूछेगा बैट किस ऑर्डर में आता है, ठीक है, तो ये वाला टिक करके आ गए। ऐसे पूछेगा आपका वेल्स किस ऑर्डर में आता है, सिटेशिया आपका ऑर्डर में आपका आता है। इस तरीके से सारे जो आप देख रहे हो ना वो ऊपर के ऑर्डर हैं और उनके क्या है एग्जाम्पल। तो इसके लिए आधा पन्ना या एक पन्ना छोड़ दो, ठीक है सोनाली? संदीप समझ में आ गया कैसे पूछेंगे वो? यस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज तैयार करना है। जैसे आप ये देख लो, ड्यूगोंग्स हो गए आपके, मेंटोस हो गए, ये सिरिनिया आपके हो गए, इसके अंदर आपके आते हैं, है ना। तो ये मैंने देखा आजकल ये लोग पूछने लगे हैं। ये आपका देखिए खरगोश, रैबिट आपने कॉमनली देखा होगा, तो वो कौन सा है, लोगोमॉर्फा ऑर्डर होता है उसके अंदर में आता है, और क्लास तो इनका क्या होगा, मैमल आपका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हाथी का देखो, एलिफेंट का दे रखा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो शायद अगर पढ़ने में आ रही हो, सोनाली ये पढ़ने में आ रहा है जो मैंने, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट में किया है, हाँ ये सर मार्सुपियल्स। मर्सुपियल, ठीक है संदीप। मर्सुपियल क्या होते हैं, आपके पाउच मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं। अब लॉजिक क्या है, ये अपने बच्चों को पाउच में क्यों रखते हैं? क्योंकि जब इनके बच्चों का बर्थ होता है तो ये बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत ज्यादा अंधे होते हैं उल्टा। तो मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊं, कंगारू के बच्चे शुरू में अंधे होते हैं, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक। तो इनको बचाने के लिए नेचर ने इनका पाउच वाला कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप दूसरा वर्ड देख लोगे यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा हुआ है, ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है जो इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ? मोनोट्रीमेटा। मोनोट्रीमेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल होते हैं। तो अब तक तो हम यही समझ सुनते आ रहे थे कि भाई मैमल हमेशा बच्चे देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ऐसे मैमल आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये एग लेइंग मैमल होते हैं, इनसे लिटरली अंडे निकलते हैं और फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो कई सालों तक साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आया कि इनको रखे कहाँ, ये तो भाई अंडे दे रहे हैं। लेकिन इनमें लगभग लगभग 90% जो कैरेक्टर्स हैं वो मैमल के कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इनको फाइनली जो है किसके अंदर रख दिया गया भाई, आपके मैमलिया के अंदर रख दिया गया, उसके में सब पार्ट डिवाइड करके, ठीक है। ये हमारा मैमल हो गया। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इसको संदीप सोनाली एक एक लाइन में लिखते जाओ, जनरल कैरेक्टर्स हेडिंग डाल दो, मैमल्स लिख दो ऊपर हेडिंग, और लिख दो जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सारे के सारे आपके गर्म खून के होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा उनका टेम्परेचर नहीं होगा, अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पहले भी बता चुका था। फिर उसके बाद अगर आप देखो, ये छोड़ दो, डोमिनेंट वाली बात नहीं है। मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये लिख दीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क, मेमोरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क। तो चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो चाहे कोई भी मैमल हो, सब में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं अपने जो बच्चे पैदा होते हैं उनको दूध पिलाने के लिए। फिर उसके बाद स्किन पोजेसेस ऑयल ग्लैंड्स, ये खास कैरेक्टर है, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये दो कैरेक्टर लिख लीजिए, स्किन हैव, ऐसे शॉर्ट करके लिख दो, हैव ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, जो मेन में ना वो लिखो बस। फिर अगला जो आप देख रहे हो वो है आपका वर्ड, लिखो हेट्रोडोंट। दोनों में से कोई बता पाएगा ये क्या कैरेक्टर है, हेट्रोडोंट? जैसे लिखा भी आगे, दांतों का है ना?
हाँ, दांतों का। हम में जो है, हम हो या शेर हो, चीता हो, हाथी हो, घोड़ा, खच्चर, कुछ भी आप में जो पीछे फोटोग्राफ आप ये देख रहे हो, ये सब में हेटेरोडोंट होते हैं। इसका मतलब 4 तरीके के टीथ होते हैं। इंसीजर्स जो आप आगे की ओर देखते हो, जिसको चीक टीथ भी बोलते हैं, केनाइंस, और आपका प्रीमोलर और मोलर। तो इन सब में भी यही 4 तरीके के टीथ होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका डियर हो गया, ये काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, इनमें कैनाइन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये मांसाहारी नहीं होते हैं। हम लोग जो हैं वो ओमनीवोरस है, तो हमें चारों दांत मिलते हैं, तो ये हेटेरोडोंट है, ये खास बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है, ये लिख लीजिए, जो मेन है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। फिर ये लिख दो, स्कल इज डाई कॉन्डेलिटिक, एक करेक्टर है, उसको मैं समझा नहीं हूँ, बस खाली इसको लिख दो, रेटाफिकेशन कर देना इसमें कि भाई क्या होता है। डाई कॉन्डेलिक होता है आपका, CONDYLIC, डाई कॉन्डेलिक। फिर आपका मिडिल ईयर, 3 मिडिल ईयर्स सभी में होती है, ध्यान रखना, जितनी भी आप मैमल देख रहे थे पीछे फोटोग्राफ में, सब में होती है 3 मिडिल ईयर्स। इसमें लिख दीजिए कौन कौन सी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ये हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होती है, स्टेपस, MIS याद रखना, मेलियस, इनकस, स्टेपस। और इसमें जो सबसे छोटी बोन होती है वो आपकी स्टेपस होती है, और आपके ह्यूमन बॉडी में भी जो सबसे छोटी बोन होती है वो स्टेपस होती है। तो 3 मिडिल ईयर आपको सभी, जो पीछे आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, सब में आपको मिलेंगे 3 मिलियन, ठीक है, मिडिल ईयर बोन्स। उसके बाद 4 चैम्बर हार्ट, जितने भी मैमल होंगे सब में 4 चैम्बर हार्ट होंगे, पहले बता चुका था मैं। क्या हो गया, 2 ऑरिकल होगा और 2 क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। फिर उसके बाद सभी में क्या मिलेगा आपको, सिंगल बोन लोअर जॉ, जैसे हमारे में भी है लोअर जॉ, सिंगल बोन का आपका बना होता है पूरा, सिंगल बोन लोअर जॉ। और दूसरा खासियत क्या है हमारे लोअर जॉ की, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है, ध्यान रखना, जो ये लोअर जॉ है। जो फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी है, जिसको हम लोग ये थाई की बोन बोलते हैं। और स्टेपस मैंने बता दिया सबसे छोटी हड्डी है। और अगर आ जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है हमारी, अगर आ जाए एग्जाम में, तो ये लोअर जॉ है आपकी। और कोई बताएगा दोनों में से हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का कौन सा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस? ये क्लास 8 9 के NCERT में दे रखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। टिथ सर, टिथ, हाँ संदीप, क्या बोल रहे हैं? टिथ, टिथ, दांत। हाँ, दांत के ऊपर का इनामल, ठीक है, दांत के ऊपर का आपका इनामल, जिसको सबसे ज्यादा हम लोग जाके डेंटिस्ट के यहाँ घिसवा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेन डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, ये खास बात है, ठीक है। और एक आखिरी का लिख लो, मेजोरिटी आर वीवी पेरस, वो एक लिखा चुका था मैं, वो अलग चीज है, मेजोरिटी आर वीवी पेरस, मेजोरिटी आर वीवी पेरस, ठीक है। तो भाई ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स हो गए मैमल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मेन क्लासिफिकेशन है वो हमारा खत्म, अब इसमें हमें ज्यादा पढ़ना नहीं। अब हम आज से जो शुरू करेंगे, वो हम लोग शुरू करेंगे आपके सिस्टम्स। हेडिंग डाल दो, सिस्टम्स। इससे आपके 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सिस्टम्स। हेडिंग डाल दीजिए, सिस्टम्स। तो सबसे पहले सिस्टम लिख लो, जो ऑर्डर वाइज में करा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जो हम लोग शुरू करेंगे आज, इंडोक्राइन सिस्टम। हेडिंग डालिएगा फर्स्ट वाला, इंडोक्राइन सिस्टम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसी से बनते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आपका थर्ड लिखिएगा, थर्ड आपका स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। देन फोर्थ लिखिए आपका सेंस सिस्टम,
ये सेंसरी सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग आईज हो गया, ईयर्स हो गया, टंग हो गया, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आई से बनते हैं। ठीक है, सेंसरी सिस्टम आपका हो गया। कितने हो गए संदीप? 4। फिर उसके बाद सर 5। 5, हाँ 5। फिर छठवां लिखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन मैंने देखा है यहां से फंसते हुए। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं मेन तौर पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेन तौर पे हम लोग स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है उसके बारे में मेन मेन जो चीज हेड, जो मेन मेन की वर्ड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। लिख गया सोनाली, संदीप? यस सर। ठीक, तो ये चीज है। लेकिन आउट ऑफ दीज जितने मैंने सिस्टम्स लिखाए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके दो से ही बनते हैं, जो मैंने शुरू में करा रहा हूं अभी आप लोगों को, इंडोक्राइन और डाइजेस्टिव। सबसे ज्यादा इनसे ही बनते हैं। हाँ, जैसे अभी ये कोविड रहा तो उसमें हम लोग को इम्यून सिस्टम काफी पढ़ना पड़ गया, इम्यूनिटी क्या होती है। तो जो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें हम लोग आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे भी आजकल थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी हम लोग। तो इसमें इसमें क्या करो, आपका एक पहले डायग्राम, एक अपने लेवल में एक आसान सा डायग्राम बना दो, बिना हाथ पैर का इंसान, क्योंकि इसी में पहले लेबलिंग करोगे आप लोग। कई चीजें तो शायद पता होंगी आप लोग। एक, क्योंकि ना तो आपके हैंड्स में कोई इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन का कोई और ग्लैंड भी नहीं होती, और ना ही हमारे पैरों में, दोनों पैरों में कोई ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, अब इसमें लेबलिंग करना शुरू करो। मैं अब डायग्राम दिखाता हूँ, मुझे आसान होगा। सबसे पहला आपका जो आपने बनाया है इस तरीके से, उसमें सबसे पहला आपका क्या होगा, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में होगा। ठीक है, इससे ड्रॉ कर दो हाइपोथैलेमस। दूसरा जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी आपके ब्रेन में होती है लेकिन हाइपोथैलेमस से नीचे होती है। ठीक है, और इसमें भी कंट्रोवर्सी तो क्या बोलो, लेकिन हर बुक में अलग अलग है, एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हुआ है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो कई बुक्स में लिखा है कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कई बुक में लिखा है कि मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, तो वो चलता रहता है, बट इसलिए कंट्रोवर्सी क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर पूछ लें तो मैं एनसीईआरटी की अगर बताऊं तो एनसीईआरटी के किताबों में, सरकारी किताबों में हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद आपकी एक ग्लैंड और बताई गई है ब्रेन में ही, आपकी पीनियल ग्लैंड। बट इसके बारे में ज्यादा फंक्शंस के हमें पता नहीं है, तो हम लोग पढ़ते भी नहीं इसके बारे में ज्यादा। पीनियल ग्लैंड यहां तक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके गर्दन में, हमारी गर्दन में 2 ग्लैंड होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, थायराइड और एच शेप की पैराथायराइड। ठीक है, एच शेप की आपकी पैराथायराइड। पैराथायराइड हो गया। उसके बाद जहां हमारी कॉलर बोन मिलती है, ये जहां पे हमारी ऐसे करके कॉलर बोन आप महसूस कर सकते हो, और इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है, स्टर्नम। यहां पर आपकी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या होगी, थाइमस ग्लैंड। हो गया यहाँ तक संदीप, मनाली?